हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विथ अंबिका। उम्मीद है बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे और आपको और भी अच्छा करने में आई हूँ लेकर के मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास। और मॉडर्न हिस्ट्री में आज हम जो भी हमारा बचा हुआ है वो हम देखेंगे, और जिसमें हमारा बहुत ही एक छोटा छोटा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो किस किस टॉपिक पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं, क्वेश्चंस करने वाले हैं, मैं आपको बता देती हूँ। बहुत बड़ा बड़ा टॉपिक नहीं है ये, ठीक है, छोटा छोटा टॉपिक है, लेकिन इससे एग्जाम में क्वेश्चन आपका डेफिनेटली पूछा जाएगा, ठीक है। हर बार आता है और इसको बिल्कुल भी आप स्किप नहीं कर सकते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, तभी आपको यहाँ से सारी क्वेश्चन समझ में आएंगे, ठीक है। और अगर पूरा कंप्लीट देख लेते हैं तो आपको निश्चित रूप से ये टॉपिक समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसको हम बहुत बार रिवीजन भी करते हैं, बहुत बार हम इसको रिपीट भी करते हैं ताकि आपको चीज़ें याद हो जाए। अब देखिए, कांग्रेस का त्रिपुरी संकट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछा गया है बीपीएससी में, और आगे भी आने के चांसेस हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे। देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, सुभाष चंद्र बोस, ये सब काफ़ी ज़्यादा पूछा गया। पट्टाभी सीतारमैया से प्रश्न पूछा गया आपका बहुत ज़्यादा। जो इसको, ये हरिपुरा गुजरात अधिवेशन, इसको हम छोड़ नहीं सकते हैं, तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको हम देखेंगे। देसी रियासत जो जुड़े थे उसको हम देखेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध से आपके कुछ 5-6 क्वेश्चन हैं, ज़्यादा नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए वो हम देखेंगे। पाकिस्तान की मांग, ये आपका जो चैप्टर है, इससे हम क्वेश्चन देखेंगे। और व्यक्तिगत सत्याग्रह से भी आपका प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और साथ ही साथ क्रिप्स आंदोलन, तो यहाँ पे क्रिप्स मिशन, तो ये सारे टॉपिक को आज हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो मज़ा आ जाएगा आपको आज के वीडियो में, और पूरा सेशन को कंप्लीट देखिएगा, सभी चीज़ें आपको क्लियर कर दी जाएंगी। और एक एक चैप्टर को मैं, एक एक पॉइंट को, एक एक टॉपिक को मैं डिस्कस कर रही हूँ, ताकि आप कुछ भी आपके एग्ज़ाम में पूछे तो आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, ये आप देख सकते हैं इसका, यहाँ पे जो है इसके बारे में दिया गया है थ्योरी में थोड़ा बहुत, ठीक है, पर हम इसको नहीं देखेंगे, क्योंकि थ्योरी क्लासेस में आपके लिए ऑलरेडी लेके आई हूँ, तो एक ही चीज़ को हम बार बार नहीं कर सकते हैं। काफ़ी चीज़ें आपकी बची हुई हैं, तो उसको मुझे कंप्लीट कराना है। तो यहाँ पे देखिए, आपको क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ, तो क्वेश्चंस हम करेंगे अच्छे से, और साथ में जो एक्सप्लेनेशन रहेगा उसको भी हम देखेंगे, जिससे आपको सारी कहानी अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो बिल्कुल निश्चित रहिएगा, अगर आप ये टॉपिक नहीं भी पढ़ें तो भी आपको ये याद हो जाएगा, इसकी बात की गारंटी देती हूँ, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, क्योंकि हम एक एक एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, और जो भी कहानी इसके बारे में बताई गई है वो सब हम इसके बारे में समझेंगे। और 5-6 टॉपिक आज हम करने वाले हैं, और ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा आज ही। इसके बाद कल, इसके बाद जो नेक्स्ट हम मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास रखेंगे ना, उसमें भारत छोड़ो आंदोलन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके बिना बीपीएससी का एग्ज़ाम अधूरा है, कह सकते हैं। बहुत एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है, तो हम उसको भी देखेंगे। तो डिटेल में सारा कुछ हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो मेरे साथ आप जुड़े रहिएगा। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, तभी मेरे वीडियोज़ आगे आपको मिल पाएंगे। अभी हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख रहे हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अभी क्वेश्चंस की तरफ, और सिर्फ क्वेश्चन पे हम ध्यान देंगे। कोई भी बेकार की बात यहाँ पे हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें अपने समय को बचाना है और सही जगह अपने एनर्जी को लगाना है, ठीक है। तो एनर्जी को सही जगह लगाइए। और यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि बीपीएससी का, देखिए, एक बढ़िया आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए पीवाईक्यू क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो पीवाईक्यू मैंने आपको पूरा बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 का 1 to 5 से लेकर के 11 to 12 तक जितने भी शिफ्ट में आपके जनरल पेपर के एग्ज़ाम हुए हैं, जीके जीएस के एग्ज़ाम हुए हैं, ये सारे आपको जो है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको दे दिए हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप से आप ज़रूर जुड़ जाइएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे उपलब्ध कराई जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो जाके वहाँ से आप रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हिंदी के विद्यार्थी हैं, उनके लिए 6 to 8 का मैंने पूरा टीआरई 2 का और टीआरई 3 जो कि रद्द हो गया, जो एग्ज़ाम हुआ था, वो सारे क्वेश्चंस, और साथ में प्रैक्टिस सेट भी उसमें है, 10 प्रैक्टिस सेट हैं, तो वो आप अगर लगा लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा इससे, ठीक है। तो 6 to 8 का वो हिंदी का क्लास, उसके लिए भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे आना होगा, टेलीग्राम ग्रुप में आके जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे जाके आप जुड़ सकते हैं, और ये सारे चीज़ों को आप आनंद ले सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। सारी चीज़ें आपको उपलब्ध कराई गई हैं, जो भी इम्पोर्टेंट है हम आगे भी आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अभी अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए कौन? कौन निर्वाचित हुए थे ये बताना है आपको। 1938 में, 1938 बहुत ही इंपॉर्टेंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, और कांग्रेस से क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। त्रिपुरी संकट एक बहुत बड़ा मुद्दा था, तो इस पर हम अभी चर्चा करेंगे, तो आप और बेहतर समझ पाइएगा। तो सुभाष चंद्र बोस जो है ये निर्वाचित होते हैं,
और इस तरह से क्या होता है, ये पूरी कहानी आप इसको समझ पा रहे होंगे। आपने थ्योरी क्लास मेरा देखा होगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको देखना। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का मैंने थ्योरी क्लास लिया है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो नए हैं उनके लिए है, जिनको पता है वो तो आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का 12 वीडियो है, ये 12 वीडियो बहुत ही रामबाण है आपके लिए, इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसकी पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल गई है, तो सोने वक्त 10 मिनट आप उसको रिवीजन कर सकते हैं। देखने में बहुत छोटा सा लगता है, बहुत छोटा सा बात है, पर ये आपको बहुत हेल्प कर देगा, ठीक है। तो इसलिए आपको ये देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मॉडर्न हिस्ट्री का ये टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन करवा रही हूँ, ये 2 आप कर लेते हैं तो हिस्ट्री के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे हमने देखा सुभाष चंद्र बोस, पूरी कहानी आपको याद आ गई होगी त्रिपुरी संकट का, जो कि महात्मा जी इससे बहुत रुष्ट हो जाते हैं, उनको सुभाष चंद्र बोस को नहीं बनाना होता है। तो फिर वो अपने प्रतिनिधि को उतारते हैं, कौन होते हैं वो, पट्टाभी सीतारमैया। तो ये फिर उसके बाद चुनाव होता है, और उसके बावजूद भी सीतारमैया हार जाते हैं, और फिर से सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं। लेकिन गांधी जी नाराज़ हो जाते हैं, इस वजह से सुभाष चंद्र बोस छोड़ देते हैं, कांग्रेस को ही छोड़ देते हैं, और अपना वो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना उन्होंने की इसके बाद ही, ठीक है। तो ये सारी कहानी है, इसको हम पूरा अच्छे से समझेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपका डेफिनेटली देखने को मिलेगा। कांग्रेस के हरिपुरा गुजरात अधिवेशन फरवरी 1938 में सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध, बिना किसी विरोध के अध्यक्ष चुने जाते हैं। ज्ञात हो कि सुभाष चंद्र बोस 1929 में त्रिपुरी अधिवेशन में भी पट्टाभी सीतारमैया को हरा कर अध्यक्ष के लिए निर्वाचित हुए थे। तो ये बात मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की? CR दास, JV कृपलानी, AC बोस, SC बोस, या फिर JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। तो बताएंगे यहाँ पे कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा, जल्दी जल्दी करेंगे, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। तो सुभाष चंद्र बोस यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखेंगे यहाँ पे राइट ऑप्शन, हरिपुरा अधिवेशन से अगर पूछा जाए तो सुभाष चंद्र बोस ही आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हरिपुरा, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ, वह निम्नांकित राज्य में स्थित है। अब देखिए, आपको प्रत्येक तरह से हर टाइप से आपको क्वेश्चन, हर एंगल से क्वेश्चन आपको कराया जाएगा, ताकि आप इस टॉपिक को भूल ना पाएँ। तो अब तक आपको याद हो गया होगा कि ये कहाँ हुआ था, गुजरात में हुआ था। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी संकट में 1929 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है बताना है आपको, कलकत्ता में, पुणे में, जबलपुर में, अहमदाबाद में। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जबलपुर। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसको जान लीजिए। 1939 में त्रिपुरी सम्मेलन के में अध्यक्ष पद हेतु चुनाव में सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के समर्थित पट्टाभी सीतारमैया से 1377 मतों के मुकाबले 1580 मतों से वो जीत जाते हैं, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। और ये त्रिपुरी कहाँ है, जबलपुर में है, मध्य प्रदेश। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? किस अधिवेशन में दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए? पहली बार तो 1938 में, पहली बार 1938 में, और दूसरी बार कब चुने गए, 1939 में, जो कि ये कांग्रेस को छोड़ देते हैं, त्रिपुरी अधिवेशन में। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको पहले आप एक बार जान लीजिए, ताकि सारी कहानी आपको याद आती रहे। जितनी भी एक्सप्लेनेशन है उसको मैं देखती हुई चल रही हूँ आपके लिए, क्योंकि आपको इससे याद हो जाएगा, चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो वर्ष 1938 में कांग्रेस में हरिपुरा गुजरात में अधिवेशन में कांग्रेस के जो अध्यक्ष बनते हैं वो सुभाष चंद्र बोस बनते हैं। और 1939 में भी त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारमैया को पराजित करके कांग्रेस के दूसरी बार अध्यक्ष बनते हैं, ठीक है। तो परंतु कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से मतभेद होने के कारण वो त्यागपत्र दे देते हैं, जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद, त्यागपत्र देने के बाद कौन अध्यक्ष बनता है? तो फिर से पट्टाभी सीतारमैया को नहीं बनाया जाता है, किसको बनाया जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना, आगे क्वेश्चन आएगा और आप बहुत ही आसानी से इसका आंसर कर पाएंगे। अब देखिए, आप इतने समर्थ हो गए हैं कि आप इसका आंसर कर पाएंगे आगे का, ठीक है। तो ये जो मैं आपको क्वेश्चंस करवा रही हूँ ना, इसका ये बेनिफिट है कि सारी कहानी आपको पहले बता दी गई है। अब आपको इसका आंसर कराने में बहुत आसानी होगा और बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन कब आयोजित हुआ, जिसमें सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष मनोनीत किए गए? तो सबको पता है 38 में हुआ था गुजरात वाला, ठीक है। तो 39 में हुआ था त्रिपुरी संकट,
याद रखेंगे, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अध्यक्ष किनको हरा कर बने थे? तो अभी मैं इतनी बार बता चुकी हूँ, पट्टाभी सीतारमैया। तो ये ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ आपको याद हो रहा है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सारे ही टॉपिक इसी तरह से आपके क्लियर होंगे। शुरू से पूरा मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट देखिएगा। यहाँ पे खास करके 1857 की क्रांति हो गई, उसके बाद कांग्रेस का अधिवेशन, ये सारे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आगे जो भी करवाऊंगी ना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। भारत छोड़ो आंदोलन हो गया ये, उसके बाद आपका जो कैबिनेट मिशन होता है, यहाँ से भी प्रश्न आपके बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो वो सब मैं आपको अभी कराने वाली हूँ 1-2 दिन में। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को हरा दिया था? तो कौन सा था वो? त्रिपुरी अधिवेशन था। याद हो गया ना अच्छे से? चलिए कोई बात नहीं है, 2-4 बार हम इसको देखेंगे ताकि क्वेश्चन हमें बहुत अच्छे से, कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से समझ में आ जाए। सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना? देखो वही है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ये लगा देंगे पट्टाभी सीतारमैया, ये नहीं होगा। यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बता ही चुकी हूँ अभी आगे में ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हुआ था? किस झगड़ा, झगड़ा क्या था इसका? ठीक है, जो कि त्रिपुरी संकट होता है, ये झगड़ा किस वजह से हुआ था, ये बताना है आपको। तो हर प्रकार से प्रश्न को देखेंगे। और कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का जो गठन होता है, यही जो मेन मुद्दा होता है, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन। तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है आपका। तो कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और कांग्रेस के दक्षिणपंथी नेताओं का समस्त झगड़ा कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन के प्रश्न पर केंद्रित हो गया। गोविंद वल्लभ पंत द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत कर सुभाष चंद्र बोस ने कहा गया कि गांधी जी की इच्छा के अनुसार अपनी कार्य समिति बनाए, परंतु गांधी जी ने इसे अस्वीकार कर सुभाष से अपनी मर्जी की कार्य समिति बनाने के लिए कहा। सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि कांग्रेस कार्य समिति में नए विचारों के लोग हों, परंतु वे अपनी कार्य समिति की घोषणा भी नहीं कर रहे थे। वस्तुतः वे चाहते थे कि आने वाले संघर्ष का नेतृत्व तो गांधी जी करे, परंतु संघर्ष की रणनीति सुभाष चंद्र बोस और वामपंथी समूह तय करे, किंतु गांधी जी जो है इसके लिए राजी नहीं होते हैं। तो यही पूरा मुख्य मुद्दा रहता है। ठीक है, इस वजह से गांधी जी नहीं चाहते थे कि ये अध्यक्ष पद पे रहे, और जिससे वो नाराज हो जाते हैं, और इससे ही दुखी होकर के सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं। ठीक है, तो समझ में आया पूरी कहानी। अब आपका एक लास्ट क्वेश्चन है, और यहाँ से पूरा त्रिपुरी संकट आपको समझ में आ गया होगा कि क्या मुद्दा था, किस दिन हुआ, क्या किसके बीच हुआ, इसके बाद कौन जो है अध्यक्ष बना, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिलता? तो ऐसा कौन था जिसने इस प्रकार की दृष्टि को देखा था? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सी ऑप्शन। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि जब द्वितीय विश्व युद्ध के बादल यूरोप में मंडरा रहे थे, सुभाष चंद्र बोस ने समय का लाभ उठाना चाहा और ब्रिटेन और जर्मनी के युद्ध का लाभ आयरलैंड की इस पुरानी कहावत पर था, इंग्लैंड की आवश्यकता आयरलैंड के लिए अवसर है। तो इसलिए गांधी जी तथा अन्य कांग्रेसी नेताओं ने इस नीति को लाना चाहा, भारत की स्वतंत्रता के लिए इंग्लैंड के दुश्मनों की सहायता ली जाए। चलिए देसी रियासत से अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, जो बटलर समिति इसमें आपका मुख्य रूप से है। फिर इसके बाद जो भी बलवंत राय मेहता की जो है कोठारी कमीशन, ये सब जो आता है, ये सब जवाहरलाल नेहरू को 1939 में भारत प्रजामंडल का अध्यक्ष चुना जाता है। रजवाड़ यहाँ पे विलय किसमें विलय होता है, ये सभी रियासत जो वो तीन कौन से रियासत थे जो कि भारत में मिलने से मना कर रहे थे, ये सारे जो फैक्ट हैं इसको हम देखेंगे। ये सभी को हमने थ्योरी क्लास में बहुत अच्छे से देखा है। अब चलिए यहाँ पे क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझते हैं। तो 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? अब क्या था पहले इसको समझ लेते हैं, धीरे धीरे आपको सारा ही कहानी समझ में आ जाएगा। आप खुद ही बताइएगा कि त्रिपुरी संकट आपको समझ में आया ना? अब वैसे ही आपको प्रत्येक टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था। भारतीय सेना का आधुनिकीकरण करना, भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करना, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था। राष्ट्रीय समाचार पत्रों पर सेंसर लागू करना, ये भी नहीं था। भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना, बिल्कुल।
भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य जो संबंध है उसको सुधारना ही बटलर कमेटी का उद्देश्य था। अब इसके बारे में जो कहानी दी गई है ना, इसको देखना जरूरी है ताकि आप आगे के क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाएं। बटलर समिति का गठन 1927 में किया गया था, जिसे भारतीय रियासत समिति भी कहते हैं। इसका उद्देश्य भारत सरकार तथा भारतीय रियासतों के बीच संबंधों की जांच करना तथा ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के बीच आर्थिक एवं वित्तीय संबंधों को सुधारने हेतु सिफारिशें करना था। भारतीय नरेशों ने एक सुप्रसिद्ध वकील सर लेजली स्कॉट को कमेटी के सम्मुख उनका दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त किया गया था। स्कॉट का यह तर्क था कि प्रत्येक रियासत आरंभ में स्वतंत्र थी, इसलिए वह स्वतंत्र है केवल उस सीमा तक नहीं जहां उसने अपनी संप्रभुता क्राउन को दे दी है, मतलब अर्थात शेषाधिकार भारतीय रियासत के पास है। तो इसने क्या किया कि सारे रियासत को अपना अपना अधिकार दे दिया कि आप जा करके आप मिलना चाहते हैं या अलग रहना चाहते हैं, ये आपकी इच्छा है, ठीक है। तो ये जो है यही गड़बड़ हो जाता है। तो यहाँ पे आप समझ गए कि दोनों देशों को मिलाने, संबंध को सुधारने का यहाँ पे बटलर कमेटी का उद्देश्य था। चलिए आगे देखते हैं। ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ? ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस पूछा गया क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? 1927, ठीक है, स्टार्टिंग में ही हमने देखा था, तो यहाँ पे याद रखेंगे 1927 दिसंबर में अखिल भारतीय राज्य जन कांग्रेस ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न रियासतों से 700 से अधिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बलवंत राय मेहता, मनीलाल कोठारी और GR अभ्यंकर ने इसके आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये नाम आपके पूछे जा सकते हैं, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका कि निम्नलिखित में से 1939 में भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष कौन बने थे? तो जवाहरलाल नेहरू। अभी स्टार्टिंग में हमने देखा था ना, तो जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संघ में रजवाड़ों का विलय आधिकारिक किस सन में हुआ? भारतीय संघ में रजवाड़ों का जो विलय हुआ वो आधिकारिक रूप से किस ईस्वी में हुआ था, ये बताना है आपको। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1947 में, ठीक है। आधिकारिक रूप से कब हुआ था? 1947 में हुआ था। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, जब देश आज़ाद हो रहा था, ठीक है। तो क्या है ये पूरी कहानी पे यहाँ पे हम देख लेते हैं। भारतीय संघ में अधिकांश रजवाड़ों का विलय वर्ष 1947 में हुआ। 15 अगस्त 1947 तक सिवाय जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद, यही 3 थे जो अपनी टांग अड़ा के रखे हुए थे, ठीक है। जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद को छोड़कर सभी रजवाड़े भारत में शामिल हो गए तथा वर्ष 1948 के अंत तक इन तीनों रियासतों को भी इसके लिए बाध्य होना पड़ा। अंग्रेजी हुकूमत ने इस रियासतों को स्वाधीनता का दर्जा देकर बड़ी पेचीदी समस्या खड़ी कर दी थी। जाते जाते भी उसने जो है परेशान करके रखा था कि वो मिलने नहीं दे, किंतु राष्ट्रीय नेतृत्व ने, विशेषकर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी समझदारी और सूझबूझ से इस समस्या को सुलझा दिया। तो किसका महत्वपूर्ण योगदान है रियासतों को जोड़ने में? तो वो है आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। और राष्ट्रीय अस्थायी सरकार में पटेल रियासती विभाग के कार्यवाहक थे, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उन्होंने भारतीय रियासतों की देशभक्ति को ललकारा और उनसे अनुरोध किया कि वे भारतीय संघ में अपनी रक्षा, विदेशी मामले और संचार व्यवस्था को भारत के अधीनस्थ बनाकर सम्मिलित हो जाएं। उनके नेतृत्व में ही भारतीय संघ में विभिन्न रियासतों का विलय हुआ, तो उनके ही नेतृत्व में हुआ, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यों का विलयीकरण जो होता है वो किसके नेतृत्व में होता है? अभी अभी आपने देखा है और अब इसका आंसर बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, कौन से वो 3 राज्य थे जो भारत में शामिल होना नहीं चाहते थे, जिन्होंने विलंब किया? तो कौन थे? जूनागढ़, मैसूर, जम्मू कश्मीर, मैसूर तो नहीं था, जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर। तो बिल्कुल आपका जो है 6 में बी ऑप्शन ही यहाँ पे सही हो जाएगा, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कब बनता है, ये बताना है आपको। जम्मू कश्मीर डेट यहाँ पे बताना है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 26 अक्टूबर 1947। 26 अक्टूबर 1947 याद रखेंगे, 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बनता है। 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के महाराजा हरि सिंह
याद रखेंगे। हरि सिंह ने भारत में विलय के लिए हस्ताक्षर पत्र प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंपे। जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को वहां का प्रधानमंत्री नियुक्त करवाया और भारतीय सेना ने 27 अक्टूबर 1947 से पाकिस्तान के कबायली आक्रांताओं को भगाना आरंभ किया था। तो आपको 26 अक्टूबर याद रखना है डेट, ठीक है। यहाँ पे जम्मू कश्मीर जो है भारत में विलय होता है 26 अक्टूबर को 1947 में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, भारतवर्ष के विभाजन के समय में ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस प्रांत ने एक संयुक्त और स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी थी? कौन सा ऐसा देश था, कौन सा ऐसा राज्य था, प्रांत था, देश नहीं, प्रांत, या फिर कौन सा ऐसा राज्य था जो संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना रखता है उनके सामने में? तो 8 नंबर में आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पंजाब, ठीक है। पंजाब क्या था, पंजाब के बीच में क्या था? तो भारत विभाजन के दौरान पंजाब राज्य ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व की योजना प्रस्तुत की थी, किंतु सरदार पटेल के प्रयासों से उनके मंसूबों पर पानी फिर गया। पूर्वी पंजाब, पटियाला तथा पहाड़ी राज्यों का एक संघ बनाया गया जिसे पेप्सू कहा जाता है, पेप्सू कहा गया, ठीक है। निम्नलिखित में से देशी राज्यों में कौन यथावत समझौते का पक्षधर था? मतलब स्टैंड स्टिल बताएंगे। हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ या मैसूर? राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो हैदराबाद जो था वो यथावत था, हिल ही नहीं रहा था, ठीक है। यथावत स्टैंड स्टिल समझौता 29 नवंबर 1947 को हैदराबाद रियासत और डोमिनियन ऑफ इंडिया के मध्य हस्ताक्षरित हुआ था। इस समझौते पर हैदराबाद राज्य के प्रधानमंत्री मीर लइक अली तथा डोमिनियन ऑफ इंडिया के गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन के बीच में हस्ताक्षर हुए थे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, ये मीर लइक अली का नाम भी आपको याद रखना है, जो हैदराबाद राज्य के प्रधानमंत्री थे उस समय, ठीक है। तो यहाँ पे जो कुछ रियासतों के क्वेश्चन बनते हैं वो हमने देखे। अब हम देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित प्रश्न। द्वितीय विश्व युद्ध का बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ थोड़ा बहुत सा क्वेश्चन है यहाँ पे, उसको हम देखेंगे, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं। यहाँ पे समझ में आ गया होगा आपको कांग्रेस का त्रिपुरी संकट और देसी रियासत किसने जोड़ा, कौन नहीं जोड़ रहा था या कौन कब जोड़ा, ये सारी बातें हमने देख ली। अब यहाँ पे द्वितीय विश्व से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। जो द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? तो बताना यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के संबंध में क्या नीति जो है कांग्रेस की थी? पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग देना, क्या ये इसकी नीति थी? ब्रिटेन को सक्रिय सहयोग देना, तटस्थता दिखाना, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इनका कहना था कि अगर आप मुझे पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन देंगे तो हम आपका सहयोग करेंगे। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति जो है यही थी। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होता है, ये डेट भी आपको ध्यान में रखना है। कांग्रेस ने युद्ध में समर्थन के बदले भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किए जाने का प्रस्ताव रखा था। तत्कालीन जो उस समय का वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो था। तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय में भारत का जो वायसराय था वो कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथगो था, याद रखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। इन्होंने भारतीय विधानमंडलों की सहमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल कर लिया। साथ ही देश के आपातकाल की घोषणा भी कर दी, कर्फ्यू लगा दिया और बिना किसी सहमति के ही भारत को इसमें जो है युद्ध में शामिल कर लेता है। तो इसी वजह से ना पूरा रिजाइन कर देता है पूरा मंत्रिमंडल। कांग्रेस कार्य समिति ने युद्ध के उद्देश्यों की घोषणा करने की मांग की तथा यह भी मांग की कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। तो उनकी यही जो है मांग उन्होंने रखी थी। अब देखिए कथन और कारण से आपका प्रश्न है यहाँ पे। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों को सहयोग प्रदान किया था? बिल्कुल भी नहीं, जबरदस्ती करवाया गया था, बिना किसी सहमति के हुआ था, तो कथन गलत है। कारण देखिए, क्योंकि उन्हें पूर्ण स्वराज प्राप्त होने की आशा थी। बिल्कुल भी आशा नहीं थी, ये भी गलत है, दोनों ही गलत है। वो तो बात ही नहीं कर रहे थे स्वराज देने का उस वक्त, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, एस और आर दोनों ही गलत है, ठीक है। इसके पीछे की कहानी भी देख लीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेस द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव में पोलैंड पर नाजी हमले और नाजीवाद तथा फांसीवाद की भर्त्सना की गई, लेकिन यह भी घोषित किया गया कि भारत किसी ऐसे युद्ध में शामिल नहीं हो सकता जो प्रकटता लोकतांत्रिक स्वाधीनता की रक्षा के लिए लड़ रहा हो। तो ये यहाँ पे किस लिए वो लड़ाई हो रही थी? लोकतांत्रिक स्वाधीनता के लिए लड़ाई की जा रही थी, जो है भारत खुद भी इस चीज़ को
उस समय उनकी भी लड़ाई चल रही थी, वो भी स्वाधीनता के लिए लड़ रहे थे। तो इसीलिए वो ऐसे किसी भी जगह में जो है अपना सहयोग नहीं दे सकते, उनके साथ लड़ नहीं सकते थे, क्योंकि उनकी विचारधारा और इनकी विचारधारा लगभग सेम थी। वो भी स्वाधीनता के लिए लड़ रहे थे और ये भी स्वाधीनता के लिए लड़ रहे थे, जबकि खुद उन्हें स्वाधीनता से वंचित रखा गया था। तो स्वाधीनता से वो वंचित हैं, और ऐसे देश के लिए वो क्यों लड़े जहाँ पे उन्हें स्वाधीनता के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इस प्रकार कथन और कारण दोनों ही आपके गलत हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से आपका कथन और कारण से प्रश्न है, यहाँ पे देख लेते हैं। कथन क्या है? वर्ष 1939 में सभी प्रांत में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया था। ये कथन तो बिल्कुल सही है, क्योंकि क्यों क्यों दे दिया था आपको पता है बहुत अच्छे से। आपने नेक्स्ट इससे पहले वाला भी वीडियो मेरा देखा होगा, तो आप बहुत अच्छे से इसका आंसर दे पाएंगे। क्योंकि कांग्रेस मंत्रिमंडल जितने भी थे सबने त्यागपत्र एक साथ दे दिया था। क्यों? क्योंकि विश्व युद्ध में बिना किसी रजामंदी के, बिना किसी अनुमति के भारत को शामिल कर लिया गया था। कारण देखिए यहाँ पे दिया गया है। कारण में कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में वायसराय के जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित कर देने के निर्णय को स्वीकार नहीं किया है। तो यही कारण था। कारण भी सही है, दोनों सही है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल में 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया गया। क्यों दे दिया गया? फिर से वही बात यहाँ पे भी आपका कहा जा रहा है। कांग्रेस 4 राज्य प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना पाई थी क्या, इसलिए उन्होंने त्यागपत्र दे दिया? तो यहाँ पे ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं है। कांग्रेस में वाम पक्ष के उदय से मंत्रिमंडल का कार्य करना असंभव हो गया था, ये भी ऑप्शन नहीं होना चाहिए। उनके प्रांतों में बहुत अधिक सांप्रदायिक अशांति थी, ये भी नहीं होगा। उपयुक्त में से कोई सही नहीं है, यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है। ठीक है, चलिए द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ ये बताएंगे। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा 1945। ठीक है, 1945 डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? द्वितीय विश्व युद्ध के समय में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? और ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। क्लीमेंट एटली, एंथोनी इंडेज, ये दोनों नहीं थे। आगे देख लेते हैं। विंस्टन चर्चिल, बिल्कुल चर्चिल था। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो विंस्टन चर्चिल जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध के समय में 39 से 45 के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, और कार्यकाल उनका 40 से 45 रहा था। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भी विश्व युद्ध से संबंधित प्रश्न थे द्वितीय विश्व युद्ध से, वो हमने देख लिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा पाकिस्तान की मांग, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है आपका। पाकिस्तान की मांग से किसने, कहाँ पे, यहाँ पे जो है पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में इसकी बात की थी? ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। एक एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से प्रश्न आपका बहुत पूछा गया है बीपीएससी में, और इसको आगे भी पूछने की संभावना है, तो ध्यान रखेंगे, सारे ही क्वेश्चन को बढ़िया से देखेंगे और बताएंगे। यहाँ पे भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्न में से किसने किया? ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। बताएंगे सर मोहम्मद इकबाल, सर आगा खां, M.A. जिन्ना। ये 3 ऑप्शन यहाँ पे है, और ये तीनों जो है ये तीनों ही गलत है। यहाँ पे देखिए चौधरी रहमत अली और उनके मित्रों ने, ये डी ऑप्शन आपका सही हो। ठीक है, चौधरी रहमत अली, बिल्कुल डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। याद रखेंगे, भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र रहमत अली ने अपने पत्र का शीर्षक नॉर और नेवर में प्रस्तुत किया था। सबसे पहले जो किया था, ठीक है, चौधरी रहमत अली और उनके मित्रों ने किया था, और ये उनकी पुस्तक में जो है, उनके पत्र में ये प्रकाशित हुआ था। ठीक है, सबसे पहले नाउ और नेवर, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार दिया था किसने? मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार किसने दिया था? ये क्वेश्चन अलग है, वो क्वेश्चन अलग है। ठीक है, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग अलग क्वेश्चन है, और मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार किसने दिया था कि हमारा मुस्लिम के लिए एक अलग राज्य होना, अलग राष्ट्र होना चाहिए, ये किसने सोचा था, ये बताना है आपको। तो यहाँ पर याद रखेंगे सर मोहम्मद इकबाल। ठीक है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको एक बार देख लीजिए। प्रायः कवि और राजनीतिक चिंतक
मोहम्मद इकबाल को मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र के विचार का प्रवर्तक माना जाता है। सर्व इस्लाम की भावना से प्रेरित होकर इकबाल ने वर्ष 1930 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में, ये भी पॉइंट आपको याद रखना, इलाहाबाद अधिवेशन में कहा था, यदि यह सिद्धांत स्वीकार कर लिया जाता है कि भारतीय मुसलमानों को अपने देश में अपनी संस्कृति और परंपराओं के पूर्ण और स्वतंत्र विकास का अधिकार है, तो मेरी इच्छा यह होगी कि पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर एक पृथक राज्य बना दिया जाए। ठीक है, तो ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर अथवा बाहर एक उत्तर पश्चिमी भारतीय मुस्लिम राज्य का गठन मुझे कम से कम उत्तर पश्चिमी भारत में मुसलमानों का अंतिम लक्ष्य प्रतीत होता है। और ये बात जो है पूरा उन्होंने कब कहा था? इलाहाबाद अधिवेशन में। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था? कौन हो जाएगा यहाँ पे? तो बताएंगे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अभी अभी आपने इसको देखा है, मोहम्मद इकबाल। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो धैर्य रखिए, सारे क्वेश्चन के आंसर आपको याद हो जाएंगे। बिल्कुल, बहुत बार रिपीट भी करते हैं इस चीज़ को ताकि आपको याद हो जाए, है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1930 में, ये ध्यान रखेंगे, 1930 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन जो होता है इलाहाबाद अधिवेशन, उसके अध्यक्षीय भाषण में मोहम्मद इकबाल ने ये बात कही थी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ये प्रश्न आपका डिफरेंट है। ये किसने किया? मोहम्मद अली जिन्ना। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सारे क्वेश्चन आपके अलग अलग हैं, एक में मत समझिएगा इसको। ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 22 से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ और इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की। इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। जिन्ना ने अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा था कि वे अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को मुस्लिम हिंदू एकता का दूत कहा था? हिंदू मुस्लिम एकता का दूत मोहम्मद अली जिन्ना को किसने कहा था? सरोजनी नायडू ने। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, 1919 में पार्लियामेंट सेलेक्ट कमेटी के सामने जब जिन्ना गवाही दे रहे थे और उनसे पूछा गया था कि क्या आप सचमुच भारतीय राष्ट्रवादी की हैसियत से बोल रहे हैं, तो इसके उत्तर में उन्होंने दृढ़ता के साथ कहा था, हाँ मैं भारतीय राष्ट्रवादी की हैसियत से बोल रहा हूँ। उसके बाद मेजर ऑक्सबी गोर ने पूछा, अर्थात आप राजनीतिक जीवन में मुसलमान और हिंदू के बीच भेदभाव को जल्दी से जल्दी दूर कर देना चाहते हैं? इसके उत्तर में जिन्ना ने कहा था, हाँ मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी जब वह दिन आएगा। इन्हीं राष्ट्रवादी विचारों और मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता कराने मोहम्मद अली जिन्ना की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण सरोजनी नायडू ने उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। ये उस समय की बात है। ठीक है, जब मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हो रहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कथन है नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ। ये वक्तव्य किसका है, ये बताना है आपको। ठीक है, 6 नंबर में राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सर मोहम्मद इकबाल द्वारा कहा गया है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताएंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन एक कथन मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही नहीं है? मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में कौन सा एक कथन है जो सही नहीं है, ये बताना है। और राइट ऑप्शन यहाँ पे कौन हो जाएगा? वे दो राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे, ये तो सही है। उन्होंने 1940 के मुस्लिम लीग लाहौर के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ये भी कथन सही है। सही है, हमें गलत वाला बताना है। असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया था, तो ये भी आपका कथन जो है बिल्कुल सही है। वे सदैव डायरी रखते थे, ये गलत है, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना, असहयोग आंदोलन में कौन हिस्सा नहीं लिया था, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाएगा आपका। ठीक है, तो मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया था, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। जिन्ना द्विराष्ट्र सिद्धांत का समर्थक थे और 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा तैयार करने में सर सिकंदर हयात खां, ये पॉइंट आपको नोट करना है। ठीक है, सर सिकंदर हयात खां, फजलुल हक एवं हलीकुज़्मा का काफ़ी हाथ था, किसमें? तो पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा तैयार करने में। मोहम्मद अली जिन्ना असहयोग आंदोलन में
से सहमत नहीं थे और उन्होंने इसमें भाग नहीं लिया था। ये पॉइंट आपका बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कहाँ हुई थी? बताएंगे यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी। 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने पूरा पढ़ ही लिया है। चलिए आगे करते हैं। नाउ और नेवर पैम्फलेट किसने लिखा? नाउ और नेवर पैम्फलेट किसने लिखा? मोहम्मद इकबाल ने लिखा ना। 9th नंबर का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? नहीं, रहमत अली। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चौधरी रहमत अली, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। रहमत अली ने लिखा था। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के से संबंधित थे ये। और मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया किस वर्ष? किस वर्ष पारित किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताएंगे यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो 1940 यहाँ पे ध्यान रखेंगे। 1940 में पाकिस्तान की मांग के प्रस्ताव को पारित किया गया। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में प्रसिद्ध पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया, जिसका आधार यह था कि कोई संविधान मुसलमानों को स्वीकार नहीं होगा जिसमें भारत के पूर्व और पश्चिम के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को एक स्वतंत्र और सार्वभौम राज्य के रूप में स्वीकार न किया गया हो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित कब हुआ? अभी भी हमने देखा 1940 में, मार्च 1940, ध्यान रखेंगे। 23 मार्च 1940, ये डेट आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? अब ये क्वेश्चन आप कितने आसानी से कर सकते हैं, इतना ज़्यादा क्वेश्चन आपने कर लिया है और इसके सारे फैक्ट को भी समझ चुके हैं। तो यहाँ पे बताएंगे कि मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? पाकिस्तान के सृजन का। तो यहाँ पे आपका कौन हो जाएगा? ना रहमत अली, ना मोहम्मद इकबाल, ना जिन्ना, खलीक उज़्मा। खलीक उज़्मा जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। रूपरेखा तैयार करने की बात यहाँ पे बोली जा रही है, जो हमने आपको अभी भी बताया थोड़ी देर पहले। तो बस भावनाओं में ना बहें। और राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए, सिकंदर हयात खां, फजलुल हक और खलीक उज़्मा, ये विशेष भूमिका इन तीनों ने निभाई थी रूपरेखा को तैयार करने में, पाकिस्तान के सृजन में, ठीक है। चलिए, पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की? फिर से क्वेश्चन आया। रहमत अली, सिकंदर हयात खां, मोहम्मद अली, फजलुल हक। बताएंगे कौन सा यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो सब यहाँ पे देखिए, आपका जो है दो नाम यहाँ पे हैं और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो सिकंदर हयात खां। इनके साथ जो है सहयोगी रूप में जुड़े थे फजलुल हक और खलीक उज़्मा। तो दोनों अगर हों तो सबसे पहले आप किसको ढूंढेंगे? सिकंदर हयात खां को ढूंढेंगे। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना के 2 राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी, वो कौन सा अधिवेशन था? बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? लाहौर अधिवेशन, ठीक है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखें कि मार्च 1940 में लाहौर में आयोजित मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन में जिन्ना के द्विराष्ट्रीय सिद्धांत को मान्यता दी गई थी। इससे संबंधित प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खां ने तैयार किया था, उसे फजलुल हक ने प्रस्तुत किया था, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? हयात खां। ये ना हो तब फजलुल हक और एक और थे ना, उनका नाम बहुत डिफरेंट था, खलीक उज़्मा। ये 2 नाम आपको तब याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताएंगे वह कौन तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो 23 मार्च 1943, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखें कि 22 से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग की अधिवेशन होती है लाहौर में, और इसकी अध्यक्षता किसने की? जिन्ना ने की। 23 मार्च 1940 को इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग को प्रस्ताव को पारित किया गया, और इस तिथि की स्मृति में, इसकी याद में 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। 1940 लगा के मत आ जाइएगा, ठीक है।
मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की? ये तो इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, अभी से आप यही पढ़ रहे हैं पूरा। तो अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह से हमने पूरा देख लिया और ये हमारा व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है। अब हम सत्याग्रह को देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपका बहुत बनता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित कौन थे कौन नहीं थे। पिछली बार भी यहाँ से क्वेश्चन बना है आपका और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगस्त प्रस्ताव क्या है, व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसके बारे में कुछ नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है ये, इसको आप पढ़ लीजिए, छोटा सा ही है, जान लीजिए इसके बारे में। तो अगस्त प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार करते हुए कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। तो किसके नेतृत्व में किया गया, ये आपको पहले तो ध्यान रखना है। गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह को शुरू किया गया। यह सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार की भारत नीति के प्रति नैतिक विधि की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को हुई। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विनोबा भावे कौन थे? प्रथम सत्याग्रही थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे थे। और सर्वोदय शब्द का जो है प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने किया था। विनोबा भावे द्वारा गांधी जी के आदर्शों के प्रचार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की गई थी। सर्वोदय समाज से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। अब देखिए फटाफट इसका आंसर दे देंगे। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया था? तो कौन चुना गया था? पहला विनोबा भावे, डी ऑप्शन सही है। ये सब आप पढ़ चुके हैं, अब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखिए, महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? बताएंगे। यहाँ पे तीसरा पूछा जा रहा है। तो देखिए ब्रह्मदत्त जो है ये तीसरे थे, ठीक है। पहला कौन था? विनोबा भावे। दूसरा कौन था? जवाहरलाल नेहरू। और तीसरा कौन था? ब्रह्मदत्त, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रधान सत्याग्रही कौन थे? प्रधान सत्याग्रही पूछा जा रहा है यहाँ पे। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो विनोबा भावे, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते, व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? ऐसे ही क्वेश्चन आपका ये वाला पूछा जाएगा, ठीक है। आपको पता होगा तो आप आसानी से कर पाएंगे, इसीलिए मैं आपको छोटा छोटा टॉपिक भी जो है उसका भी मैं आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ। हालांकि कम हो, 5 से 6 क्वेश्चन हो, लेकिन करवाया जरूर है ताकि आपको पता हो इस बारे में। व्यक्तिगत सत्याग्रह किससे संबंधित है? बताइए, आरंभ किसने किया था? आरंभ किसने किया था? तो विनोबा भावे, ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं, सत्याग्रह व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया और दूसरा कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये अभी अभी आपने देखा, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी ने किया, ठीक है। चलिए, पूरा खत्म हो गया हमारा। और सर्वोदय समाज की स्थापना भी जो है गांधी जी के आदर्शों के प्रचार के लिए की गई थी विनोबा भावे के द्वारा। तो अगर पूछा जाए सर्वोदय समाज की स्थापना किसने की, तो याद रखेंगे विनोबा भावे होगा, ठीक है। महात्मा गांधी मत लगाइएगा। सर्वोदय शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले महात्मा गांधी ने किया था, लेकिन सर्वोदय समाज की स्थापना किसने की थी? तो विनोबा भावे हो जाएंगे। क्लियर है? अब हमारा क्रिप्स मिशन शुरू हो रहा है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, शायद इसमें 8 से 10 क्वेश्चन है क्रिप्स मिशन से संबंधित, और ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, लेकिन आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बारे में जानना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। चलिए देख लेते हैं, भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया? बस ये टॉपिक करेंगे और फिर हम खत्म करेंगे क्लास, ठीक है। भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया बताएंगे? तो 1942 में, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय विशेषकर अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव बढ़ाया, जिसके फलस्वरूप स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मिशन भारतीय नेताओं से वार्ता हेतु मार्च 1942 में भारत आया था। आगे देखिए, ब्रिटानिया सरकार के प्रस्तावों की प्रारूप, कूट में आपका क्वेश्चन है। पहले आप ये देख लीजिए स्टेटमेंट क्या है इसका। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्रिप्स मिशन से आपका क्वेश्चन बना है पहले भी, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे। टॉपिक भले ही छोटा है लेकिन आपके लिए ज़रूरी है। ब्रिटानिया सरकार के प्रस्तावों की प्रारूप घोषणा जो सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स लेके आए थे, उसमें क्या सम्मिलित था? ये कि भारत को एक डोमिनियन स्थिति दी जानी चाहिए, सब प्रांतों और राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ हो जाना चाहिए,
कोई भी प्रांत और भारतीय राज्य संघ के बाहर रहने का निर्णय ले सकता है, या फिर भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा निर्मित किया जाए। तो यहाँ पे बताना है कौन सा जो है यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ पे जो है सारे ही ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। भारत को डोमिनियन स्थिति की दर्जा दिया जाए, ये बात भी आपका क्रिप्स मिशन में ही कहा गया था। स्टैनफोर्ड क्रिप्स लेके आए थे, ये नाम भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और सब प्रांतों और राज्यों को मिलाकर एक संघ होने की बात इसमें कही गई थी। कोई भी प्रांत भारतीय राज्य से बाहर भी रहने का निर्णय ले सकता है, यही एक चौपट चीज़ था जिसको लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने सुलझाया था आगे चल के। भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा निर्मित किया जाए, ये भी बात इसमें कहा गया था। तो सभी सही है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा चारों। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यही पूरा शर्त यहाँ पे आपका दिया हुआ है। चलिए हमने इसके बारे में आपको बता ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए थोड़ा सा बड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये। 1942 के क्रिप्स मिशन का महत्वपूर्ण पहलू बताना यहाँ पे क्या था, ठीक है। तो भारत को किसी भी कोटि की स्वायत्तता देने की शर्त थी कि सभी भारतीय राज्यों को भारत संघ में शामिल होना होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्राप्त करना। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है। क्रिप्स मिशन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो है यहाँ पे, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, क्रिप्स मिशन के संबंध में कौन सा सही नहीं है, नहीं बताना है अब हमें। तो युद्ध समाप्त होने पर डोमिनियन दर्जा, ये तो था ही। संविधान सदन द्वारा निर्मित संविधान मान्य, ये भी यहाँ पे जो है ये भी था। नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदू मुसलमान को समान प्रतिनिधित्व, बिल्कुल भी नहीं। तो आपका सी ऑप्शन ही गलत है, ठीक है। और ये भी था आपका, कोई भी सूबा भारतीय संघ से बाहर रह सकता था, ये भी आपका था। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स की योजना में यह परिसंकल्पना या परिकल्पना की द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या किया जाए। हमने इसको काफ़ी बार पढ़ लिया है, भारत को डोमिनियन स्टेटस की दे देना चाहिए। तो ये बात कहा गया था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम पर एक उत्तर दिनांकित चेक है, मतलब पोस्ट डेटेड चेक ओपन अ क्राइसिस बैंक यहाँ पे बोला गया था। ये किसके द्वारा बोला गया था, बहुत इंपॉर्टेंट ये कथन है, पूछा जाता है। तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था कि ये एक ऐसा मतलब बैंक है, बैंक का चेक है जो कि आपका कैश हो चुका है, ठीक है, पोस्ट डेटेड चेक है। इसकी अब जरूरत नहीं है भारत को, अब डोमिनियन राज नहीं चाहिए, अब हमें स्वतंत्र भारत चाहिए। पूर्ण स्वराज की बात जो है कही जा रही थी। यहाँ पे इसके बारे में देख लीजिए। रंगून पर जापानी सेनाओं का अधिकार हो जाने पर अमेरिका के दबाव में ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य पर सर स्टेफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजने का निर्णय लिया गया, ताकि भारतीय नेताओं के साथ बातचीत करके कोई समाधान ढूंढा जाए। द्वितीय विश्व युद्ध के उपजे विषम परिस्थितियों से भारतीय समर्थन हासिल करने के लिए ये बात था, ठीक है। और क्रिप्स भारत में 3 सप्ताह रहे थे। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। मार्च अप्रैल 1942 और भारतीय नेताओं के साथ विचार विमर्श करके उन्होंने प्रारूप घोषणा के रूप में अपने प्रस्ताव की घोषणा की। महात्मा गांधी ने इसे टूटते हुए बैंक के नाम पर एक उत्तर तिथीय चेक की संज्ञा दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्रिप्स प्रस्ताव में प्रावधान कौन सा सम्मिलित था। भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्रता निर्मात्री निकाय की रचना के लिए, बताएंगे यहाँ पे कौन सा सही है। तो पूर्ण स्वतंत्रता की बात तो नहीं की थी क्रिप्स में, डोमिनियन राज्य की बात की गई थी ना। तो सेकंड नंबर वाला सही है आपका बी ऑप्शन, ठीक है। कि संविधान निर्मात्री निकाय की रचना भी इसमें करने की बात कही गई थी। पहले आप अपना एक संविधान भी तो बनाइए, उसके बाद जो है हम आगे धीरे धीरे जो है आपका बात करेंगे। डोमिनियन अधिराज्य का दर्जा देने की बात जो है क्रिप्स मिशन का एक मुख्य पॉइंट है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन को भेजा था। किसने भेजा था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखेंगे किसने भेजा था, विंस्टन चर्चिल ने भेजा था। कौन था उस वक्त, चर्चिल ही था ना, हमने आपको अभी बताया। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रधानमंत्री कौन था उस समय पे, ब्रिटेन का चर्चिल था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ता थे। आधिकारिक वार्ता कौन थे कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार,
क्रिप्स मिशन के साथ बात कौन कर रहा था कांग्रेस की तरफ से, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है और ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो आप कर रहे हैं वही आपका एग्जाम में भी आता है। महात्मा गांधी, सरदार पटेल, आचार्य जेबी कृपलानी और सी राजगोपालाचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, राजेंद्र प्रसाद और महमद अहमद किदवई। तो याद रखेंगे यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद, सी ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद जो थे वो कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। और आज का अंतिम क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा? गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती किसने कहा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉर्ड लिनलिथगो ने कहा था। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है। लॉर्ड लिनलिथगो ने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा। वायसराय और गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल सबसे लंबा था भारत में और इनका कार्यकाल भारत में वर्ष 1936 से 43 तक रहा था। भारत छोड़ो आंदोलन इन्हीं के कार्यकाल में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। तो हम आगे जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, आप देख सकते हैं इसके बारे में कितना सारा फैक्ट है जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं डेफिनेटली। तो ये वाला टॉपिक तो आपको छोड़ना ही नहीं है। नेक्स्ट जो मैं क्लास लूँगी ना, ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पे इसके बारे में बात किया गया है और यहाँ से क्वेश्चन आपका बहुत सारा बनता है। तो हम सारे क्वेश्चंस को देखेंगे बहुत अच्छे से, कौन कौन कहाँ पे गिरफ्तार हुआ था, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। तो सभी चीज़ों को हम ध्यान से समझेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और चैनल पे जल्दी से जाके आप सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, तभी मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएंगे। और पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, लोगों को शेयर कीजिए ताकि सभी के पास जो है यहाँ पे ये क्लास उपस्थित हो पाए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।